हेलो बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूनिट को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेशनल एक्टिव होते हैं, कैसे वाइब्रेशनल एक्टिव होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हेलो 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 बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते कैसे हैं? देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब दो तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करें अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली होता है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, मतलब लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ? मैटर के साथ। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, जब लाइट क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? मैटर के साथ। तो क्या होगा? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगी इसमें, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीन एलिमेंट होते हैं मेनली, लाइट, मैटर और इंटरेक्शन। ठीक है, लाइट क्या करेगी? फॉल होगी किस पे? मैटर पे, और कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, इंटरेक्शन होगा जब। इसी को देखते हैं लाइट होती क्या है। सिंपल सा एलिमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो लाइट होती क्या है? लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ईएम रेडिएशन भी बोलते हैं जिसे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती है? जब परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, और जो प्रोपोगेशन होती है उनकी, वो कैसी होती है? ईएम प्रोपोगेशन होती है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कौन शो करता है? ठीक है, पार्टिकल नेचर को किसने सपोर्ट करा? वेव नेचर कैसे प्रूव हुआ? अब इसको देखते हैं। जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है यहाँ पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को कौन प्रूव करता है हमारे पास? पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी मेटल पे, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट का क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब लाइट का इंट्रैक्शन होगा, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अब इंट्रैक्शन कैसा? एच न्यू, ये तो है नहीं कि सारी लाइट गिरेंगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या बाहर आएगा मेटल सरफेस से, है ना। ये क्या है? हमारे पास मेटल सरफेस है, ठीक है। तो इसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बात करते हैं वेव नेचर कौन समझाता है। अगर हम बात करें वेव नेचर हमारे पास कैसे प्रूव हुआ, उसके लिए प्रोपोगेशन की बात करते हैं। जो लाइट होती है हमारे पास दो तरीके से प्रोपोगेट करती है। पहला, ऐसे मान लो L1 है, ये ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, L2 हमारे पास ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अब बात करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जैसे इसका टेल इसके टेल से मिले। अगर इसको L1 बोलता हूं, इसको L2 बोलता हूं, जब L1 प्लस L2 होगा तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं इसको L2 बोलता हूं और इसको L2 डैश बोलता हूं, जब हमारे पास L1 प्लस L2 डैश होगा, L1 प्लस L2 डैश, तो इंटरेक्शन कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास ईएम वेव्स होती है ना, ईएम वेव्स आप अपने आप में ही, ठीक है, बहुत सारी रेडिएशन इसके अंदर होती है, बहुत सारी मतलब फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अभी इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है SC बाई लैम्डा, ये आया कहां से? SC बाई लैम्डा। अगर हम इसको देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चला? जो E इज इक्वल टू होता है वो H न्यू होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल लो 1।
इंटरफेरेंस से क्या पता चला, इंटरफेरेंस पता चला C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। अगर हम यहां से न्यू की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आएगी हमारे पास C बाई लैम्डा, और इसको इसमें पुट कर दें तो यहां से हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। ठीक है, यहां से अब हम देखते हैं जो एक EM वेव होती है ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग रीजन के क्या होती हैं, वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी वेवलेंथ कंसिस्ट की होती, जैसे इंफ्रारेड हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई। तो इसके लिए मैंने एक वो बनाई है, आप कह सकते हो ट्रिक, क्या है, रीड माई इंट्रैक्शन अंडर एक्सरे ग्लासेस। रीड के R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से IR मतलब इंफ्रारेड रेज, ठीक है, U से UV विजुअल, X से एक्स रेज, G से गामा रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, जैसे 10⁻6 से 10⁻18 और माइक्रोवेव्स की 10⁻10 से 10⁻12, IR रेज की 10⁻12 से 10⁻14, ऐसे करके। ठीक, अब बात करते हैं हम मैटर की। मैटर है क्या? मैटर सिंपली बना किससे होता है, आप देखो, मैटर बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से। जो हमारा मैटर बना होता है वो बना होता है किससे, मॉलिक्यूल प्लस एटम से। अब बात करते हैं तो ये हमारे पास होता किस तरीके का है। मैटर हमारे पास बेसिक यूनिट मैटर की हो गई मॉलिक्यूल्स प्लस एटम, ये मॉलिक्यूल्स या एटम है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं, एक पोलर और दूसरा हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं। अगर हम देखें पोलर जिसमें कुछ ना कुछ डाइपोल है, ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी क्या करने की, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने की। ठीक है, मान लो जैसे लेते हैं H और Cl का एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, ये HCl है। अब जैसे हमें पता है जो Cl की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पुल आउट करता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली निगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब डाइपोल की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ही होती है, ऑलवेज, ये हमेशा ही रहेगी। कुछ भी चेंज हो जाएगा बट ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है, हम यहां पे देखते हैं डाइपोल होता क्या है। डाइपोल हो गया, अब डाइपोल मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये इज इक्वल टू होता है Q इंटू R। Q क्या है, R क्या है। Q होता है जो इन पे चार्ज है, Q क्या होता है, Q हमारे पास क्या होता है, चार्ज। R क्या होता है, R जो इनके बीच के डिस्टेंस है, या सिंपल कह दो बॉन्ड लेंथ। R क्या हो गई हमारे पास, बॉन्ड लेंथ बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं डाइपोल होते क्या है। ठीक है, डाइपोल को हम फर्दर डिस्कस करते हैं दो पार्ट में, परमानेंट डाइपोल और डायनेमिक डाइपोल की बात। अब परमानेंट डाइपोल क्या होते हैं, जो हमेशा ही रहे, फिक्स्ड रहे, ठीक है, चेंज ही ना हो और नेट कभी जीरो ना हो, परमानेंट। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल ले लो, ये CO2 का, CO जैसे हमें पता है CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव। ठीक है, पार्शियली निगेटिव आ जाएगा, तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से निगेटिव। दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो म्यू1 म्यू2 इक्वल होंगे, है ना। तो जो ये म्यू नेट आया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, फिर बात करें हम डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट। डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको म्यू डी से डोनेट करते हैं, और ये जो म्यू नेट होता है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे O इज इक्वल टू C, ये आया, सेम मॉलिक्यूल लिया है हमने, O लीनियर वाला, OCO, इससे इधर इससे इधर, हमने क्या चेंज किया, इसमें R चेंज किया, बॉन्ड लेंथ चेंज करी। इसमें क्या किया हमने, डिस्टॉर्शन किया। जब डिस्टॉर्शन कर देते हैं हम, खुद से कोई चेंज करते हैं बॉन्ड लेंथ का, चार्ज का, ज्यादा खींच दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है। अब फिर हम बात करते हैं कि जो परमानेंट डाइपोल होता है और डायनेमिक डाइपोल होता है।
जो परमानेंट डाइपोल हुआ अगर हमारे पास, ठीक है, परमानेंट डाइपोल डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैसा होता है, वो रोटेशनल एक्टिव होता है, इसको बोल लो रोटेशनल एक्टिव होता है, ठीक है। फिर अगर जो डायनेमिक डाइपोल जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो कैसा होता है, वाइब्रेशनल इक्वल, वाइब्रेशनल एक्टिव होता है वो, ठीक है। ये वाइब्रेशनल एक्टिव क्या होता है, रोटेशनल एक्टिव मतलब रोटेशनल एक्टिव क्या होता है, इसको देखते हैं हम। इससे पहले एक एग्जांपल देख लो आप। जैसे हमारे पास है BeH2, ठीक है, ये एक बी लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या देखा, जो बी की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पुल आउट किए, ठीक है। इसमें क्या है, जो म्यू परमानेंट नेट है वो जीरो है। अगर म्यू परमानेंट जीरो तो रोटेशनल इनएक्टिव है, और म्यू अगर डायनेमिक, देखो अगर डाइपोल है ना, ठीक है, तो एक चीज बताता हूं मैं, अगर कभी भी डाइपोल प्रेजेंट है, इफ डाइपोल इज देयर, लिख लेना ये तो, और जो म्यू परमानेंट है जीरो है, तो मतलब म्यू परमानेंट जीरो है, तो जो म्यू डायनेमिक होगा ना कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो नहीं होगा क्योंकि वो तो हम खुद से कर रहे हैं ना कुछ चेंज करके, तो हम उसमें चेंज ला ही देंगे। म्यू डायनेमिक जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब ये कर लिया हमने, म्यू परमानेंट जीरो है, तो इसमें हम डायनेमिक देखेंगे, तो हमने चेंज करा, इसकी एक बॉन्ड लाइन छोटी कर दी, तो कुछ ना कुछ आ गया, तो ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, वाइब्रेशनल एक्टिव हो गई। फिर जैसे हम ये इसी को देखते हैं, हम यहाँ पे एक रिंग लेते हैं, साइक्लोक्लोरो, ठीक है। इसमें अगर देखें रिंग में हम, तो जो इसका Cl का ऊपर जाएगा, OH का नीचे आएगा, इसका अंदर की तरफ, इसका अंदर की तरफ, इसका अंदर की तरफ, वो देख लेना। जैसे कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इधर आ जाएगी टेंडेंसी, ठीक है। तो इसमें जो म्यू परमानेंट हुआ वो जीरो है, इसमें जो म्यू डायनेमिक होगा वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसमें जो म्यू परमानेंट है जीरो है, तो बट म्यू डायनेमिक जीरो नहीं है। ये रोटेशनल इनएक्टिव है, ये रोटेशनल एक्टिव है, ये वाइब्रेशनल एक्टिव है, ये वाइब्रेशनल एक्टिव है, ये रोटेशनल इनएक्टिव है, रोटेशनल एक्टिव, और ये वाइब्रेशनल भी एक्टिव है, ठीक है, और ये भी वाइब्रेशनल एक्टिव है, और ये रोटेशनल इनएक्टिव है। अब बात करते हैं हम इंटरेक्शन के। इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। जब भी इंटरेक्शन मतलब लाइट गिरी मेटल पे, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, तो क्या हुआ, ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। क्या हुआ यहां पे, मान लो जैसे एक मैटर है, ये हमारे पास मैटर है, ये मेटल है, इस पे क्या हुई, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होके किसी लेवल पे पहुंचा, इधर आ गया, फिर डी एक्साइटेड होके इधर आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइटेड हुए, डी एक्साइटेड हुए। तो यही होता है इंटरेक्शन पे। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, डी एक्साइटेड होते हैं, मतलब ट्रांजिशन होता है किसमें, ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। अब बात करते हैं हम एनर्जी लेवल्स होती क्या है, ठीक है। एनर्जी लेवल्स हमारे पास होती क्या है, एनर्जी लेवल्स मतलब हमने कुछ अमाउंट की फ्रीक्वेंसी डाली, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और किसी लेवल पे पहुंच गए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम एनर्जी लेवल्स। और एनर्जी लेवल्स या ई गैप अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक केस देखते हैं, जब हमने केस लिया जो EI है, EI मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी है हमारी, उसमें क्या लिया हमने, अगर इसकी जो ई गैप है यहां से यहां जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मैंने इस पे कितनी डाली, 8 जी, मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली। तो आप बताओ क्या मेटल एक्साइट होगा, नहीं होगा, नो ट्रांजिशन। फिर अब दूसरा केस लेते हैं, जब मैं सेम डालता हूं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही गैप है इसका, और मेरी जो इंटेंस एनर्जी है या इंटेंसिटी एनर्जी की वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो इसमें ट्रांजिशन होगा ना, मतलब हाँ देयर इज अ ट्रांजिशन, ठीक है। बट ट्रांजिशन होगा कहाँ होगा, कितनी तक होगा,
वो हम किससे डिसाइड करते हैं? सिलेक्शन रूल से। मैं एक एग्जांपल दूं, सिलेक्शन रूल का कुछ नहीं होता, सिंपल से देखो, एक एक करके एक साइड होगा, पहले 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, ऐसा नहीं कि 1 से 4 चला जाएगा, ठीक है? ये कभी नहीं होगा, ये आप लिख लो कहीं पे भी, ठीक है? फिर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी डाल दी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दी, तो इसमें भी ट्रांजिशन हुआ, बट कहां से कहां जाएगा? 1 से सीधा 3 थोड़ी चला जाएगा, है ना? पहले हमेशा ये मान के चलो एनर्जी में ट्रांजिशन होगा 1 से 2, 2 से ही 3 जाएगा, वो 1 से 3 कभी नहीं जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने भी बताया। और बात करते हैं हम एक और चीज की, पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन रेशियो होता क्या है? पॉपुलेशन रेशियो तो एक बहुत ही बड़ी डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, उसको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझो कि होता है। मतलब मैंने क्या करी, एक लाइट ली किसी भी इंटेंसिटी की, किसी भी मेटल सरफेस पे पटक दी, ठीक है, मतलब डाली, तो क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ, किसमें? बिटवीन द एनर्जी गैप्स। तो कितने, मान लो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स हैं या 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसमें एनर्जी डाली, एक मॉलिक्यूल एक्साइट करके इधर आ गया। फिर अगर मैं दूसरा केस देखता हूं, ठीक है, जब दूसरा केस देखता हूं यहाँ पे, तो केस जब दूसरा देखा तो मैंने फिर से लाइट डाली, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सेम नंबर था इलेक्ट्रॉन्स का, बट एक्साइटेड कितने हुए? 1 2 3, तो मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें ट्रांजिशन ज्यादा हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें ट्रांजिशन कम हुआ। ये होता है एक तरीके पॉपुलेशन नंबर, पॉपुलेशन रेशियो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट या पर्टिकुलर स्टेट, उसी क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इसका मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फुल कवर करेंगे। हम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, फिर कंडीशन फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या रोटेशनल एक्टिव मतलब? परमानेंट डाइपोल, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल, एनर्जी ट्रांजिशन हुई, इनमें रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी क्या होगी वो भी देखेंगे। एनर्जी गैप्स के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे, आइसोट्रोपिक रूल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर रोटर एंड रिजिड इस टाइप पढ़ेंगे, नॉन रिजिड रोटर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक पार्ट हम खत्म करते हैं, अब बाकी का जो पार्ट होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे।